फ्री फ्री फ्री। आपने ये शब्द आजकल के टाइम में बहुत बार सुना होगा। अभी आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे पंजाब में जैसे कुछ समय में चुनाव आ रहे हैं और हमारे देश के अन्य कई और राज्यों में भी चुनाव आ रहे हैं। तो अक्सर इस चुनावी मौसम के अंदर हमारे को ये शब्द सुनने को मिलता है। अलग अलग लीडर्स आते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस आते हैं, वो कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको ये फ्री देंगे। एक दूसरा लीडर आया, वो कहता है कि हमें वोट दीजिए, हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इस जिंदगी में, हमारी इस जो धरती पर कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। हर एक चीज़ की कोई एक अपनी कीमत है, एक वैल्यू है। भगवान ने भी एक सिस्टम बना रखा है, प्रकृति बना रखी है कि अगर हम कोई हमारे जैसा इंसान जिंदा रहना चाहता है तो उस इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है, और जब कोई एक सांस लेता है तो उसको उसके बदले एक सांस छोड़नी भी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले आपको देना भी पड़ता है। तो आप चाहे आजमा के देख लीजिए, आप सिर्फ सांस लेते रहिए, आप छोड़िए मत, तो यू विल डाई। तो मतलब भगवान ने लॉ ही ऐसा बनाया है कि इस जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिधांश गुप्ता और मैं 11 साल का हूँ और मैं एज अ CEO अपनी कंपनी चला रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। फ्री शब्द के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि उसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्णता है, कितनी उसकी वैल्यू है, और वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको ये 2 लाइव एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगा, 2 ऐसे देशों के बारे में उनके किस्से बताना चाहूँगा कि जो एक देश था, वो दोनों देश थे वो ज़ीरो से चले। किसी टाइम पर वो ज़ीरो थे तो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन एक देश ने फ्री का इस्तेमाल करके और आज वो पतन की ओर चला गया, आज वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आया हुआ। और जो दूसरा देश है वो ज़ीरो से हीरो बन गया, उसने अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया। दोस्तों, जिन 2 देशों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक देश है वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है, और जो दूसरा देश है वो है UAE, जिसमें 7 एमिरेट्स हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एमिरेट है वो है दुबई। तो इनके पास, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके पास भरपूर तेल के भंडार लगे हुए हैं। इन्होंने अपने तेल को पूरे विश्व में बेचा है, तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो इन्होंने पैसा कमाया उसका इन्होंने यूज़ कैसे किया, उसको उन्होंने कहाँ यूटिलाइज किया। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वेनेजुएला के बारे में बताना चाहूँगी। ये कंट्री एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत बीच पाए जाते हैं, यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत कोस्टल लाइन पाई जाती है, यहाँ पर इवन दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, और तो और यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश से 6 बार मिस यूनिवर्स चुनी गई है और 5 बार मिस वर्ल्ड चुनी गई है। पर आज की डेट में इस कंट्री के हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर जो करेंसी है वो बिल्कुल डाउन जा चुकी है, इकोनॉमी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं यहाँ पर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अगर मान लो इंडिया से 2-3 हज़ार रुपये लेकर वहाँ जाएंगे तो वेनेजुएला में वो करोड़ों रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहाँ की जो करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर, वो बिल्कुल ही आज की डेट में क्रैश हुई पड़ी है। एक डूबी हुई सबसे चीपेस्ट करेंसी है वो देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो बट अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों? ये सिर्फ हुआ फ्री के चक्कर में। और इवन इस देश के अंदर इंसान की कोई भी कीमत नहीं बची। इंसान ने इंसान को खाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं बचा है, रिसोर्सेज बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। और ये क्यों हुआ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में, जिनका नाम था ह्यूगो चावेज, जिन्होंने राज किया 1999 से लेकर 2013 तक। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसके अंदर उन्होंने जितना भी काम था, जितनी भी कंपनीज थी, वो उन्होंने सारा गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने नौकरियां बांटनी शुरू की। तो नौकरियां उन्होंने इसलिए बांटी ताकि वो सत्ता में बने रहे। उन्होंने फ्री में नौकरियां बांटी, फ्री में घर बांटे, और उन्होंने बाकी जितनी भी सहूलतें होती हैं वो सब उन्होंने फ्री में बांटी।
तो उसके बाद उनकी जो 2013 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके आए राइट हैंड, जिनका नाम था मिस्टर निकोलस। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को कायम रखा, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ कि अब 2015 के अंदर ऑयल प्राइस बिल्कुल क्रैश हो गए, डिमांड बिल्कुल ऑयल की खत्म हो गई। अब उस देश के अंदर और कोई रिसोर्स उन्होंने डेवलप नहीं किया था, ना ही वो एग्रीकल्चर में गए, ना ही उन्होंने कोई और सर्विस वगैरह का कुछ किया। उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं था सिर्फ तेल के अलावा। तो अब डिमांड खत्म हो गई, उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक इंसान है, वो एकदम बिल्कुल आलसी इंसान है, तो उसके पास बैंक में कुछ बैलेंस पड़ा है, तो एक ना एक तो वो खत्म होगा ना। वही सेम हाल हुआ इनके साथ। इनके पास भी जितना बैलेंस पड़ा था सब कुछ इन्होंने बांट दिया। उसके बाद उनके पास भी सारे रिसोर्सेज फाइनेंशियल सब खत्म हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पैसा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया विश्व युद्ध 1 में, विश्व युद्ध 2 में, जब पूरे विश्व को तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इस देश ने पूरे विश्व को तेल बेचा और बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन ये इन्होंने जो इनके पास पैसा आया उसका इन्होंने सही यूज नहीं लिया। जब ये ले सकते थे, ये अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते थे, ये उस पैसे को एग्रीकल्चर में खर्च कर सकते थे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़े कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये ना कर सत्ता के लालच में इन्होंने लोगों को फ्री में पैसा बांटा, फ्री में सहूलतें दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में यहाँ पर लोगों के लिए लाइफ गुजारना एक बहुत ही एक टफ टास्क बन चुका है। और यहाँ तक कि ऑलरेडी 50 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं दूसरे पड़ोसी देशों के अंदर, या इस देश को छोड़ चुके हैं। और इवन आप चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि अगर आप सर्च करेंगे कि टॉप 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो उसमें से एक देश ये भी आता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर लाइफ की अभी कुछ भी नहीं बचा है। इस लाइफ जो हालात आज की डेट में उस देश में बन चुके थे, उनको संभालने के लिए 2015 में मिस्टर निकोलस ने एक स्टेप उठाया, और उन्होंने स्टेप को एक ऐसा उठाया जो कि पूरे देश के लिए और भी बदतर चीज़ हुई। उन्होंने स्टेप ये उठाया कि उन्होंने एक्स्ट्रा नोट छापने शुरू कर दिए। वो जितने भी नोट छापते थे वो सब वो पब्लिक में बांट देते थे। उससे हुआ ये कि जो उनकी करेंसी थी वो बिल्कुल ही क्रैश हो गई, उसका कोई लेवल ही नहीं बचा। आज की डेट में कोई उसका वैल्यू ही नहीं बची है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि 1 INR टू वेनेजुएलन बोलीवर, तो उसके अंदर आपको 5556 बोलीवर देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको इतने बोलीवर मिलेंगे केवल 1 रुपए के पीछे। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप हज़ारों रुपए वहाँ लेके जा रहे हैं, तो आप कम से कम नहीं तो करोड़ों बोलीवर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अगर आपने सिर्फ 1 कप चाय भी पीनी है, तो उसके लिए आपको इतना बड़ा बैग पैसों का भरकर उनको देना पड़ेगा सिर्फ 1 कप चाय के लिए। और अब दूसरी तरफ मैं बताने जा रहा हूँ UAE के बारे में, जिसके अंदर 7 एमिरेट्स हैं, और इसके अंदर जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एमिरेट है वो है दुबई। ये भी एक ऐसा देश है जो कि 23 साल पहले इनके पास भी कुछ नहीं था, केवल एक रेगिस्तान था, लेकिन इनके पास केवल तेल का भंडार था, जैसे कि वेनेजुएला के पास था। तो जो इनके रूलर थे उन्होंने भी तेल को विश्व में बेचा, उसके बदले में उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ आती है कि उन्होंने उस पैसे का यूज कैसे लिया। उन्होंने उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाया। उन्होंने ऐसे कई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि आप जानते ही हैं, उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, बुर्ज अल अरब बनाया, पाम जुमेरा बनाया, और ऐसे कई और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम की वजह से, जो कि एक इतने विजनरी इंसान थे, एक इतने विजनरी लीडर हैं, जिनकी वजह से आज दुबई इतनी हाइट्स को छू पा रहा है। आज की डेट में दुबई वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। और अगर इसी की ऑपोजिट साइड बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट में आता है वेनेजुएला, वो भी टॉप पर ही आता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ फर्क पैसे को कंज्यूम करने का आया। इन्होंने ना ही फ्री के चक्कर में ना पड़कर इन्होंने भी पैसा तो लगाया डेवलपमेंट में,
और इन्होंने इवन जॉब्स भी दी, इन्होंने भी लोगों की भलाई तो हुई डेवलपमेंट की वजह से, इसलिए आज दुबई इतना कुछ कर पाया। तो अगर आप इसको देखो तो इन्होंने भी पैसा ऑयल बेचा और इन्होंने पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे को इन्होंने डेवलपमेंट में लगाया और उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी कि अगर हम आज का उनका टोटल कंट्री का रेवेन्यू देखें तो केवल मात्र 1% रह गया ऑयल का, और जो बाकी 99% बचा वो है टूरिज्म से। अब लोग सिर्फ यहाँ पे तभी आएंगे अगर ये डेवलप्ड कंट्री होगा, और इवन ये आज की डेट में एक सबसे बड़ा दुनिया का ट्रेड हब बन चुका है। ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखता है मिडल ईस्ट में होने की वजह से। यहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स बहुत सस्ती मिलती हैं, यहाँ की जो एयरलाइंस है वो सुपर्ब है, नंबर 1 पे आती हैं। और भी इन्होंने ऐसे कई चीज़ें की हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यहाँ पे इवन ये पूरी दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है, इसको क्राइम फ्री कंट्री कहा जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने जो ये दोनों एग्जांपल्स दी इनसे आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी फ्री फ्री फ्री, तो मतलब इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और जो ये फ्री शब्द है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बुरा इंजाम भी बन सकता है, जैसे कि ये वेनेजुएला के लिए बना। मैं फ्री के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जो वर्ग को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है उसको सरकार हेल्प करे। सरकार ही नहीं, हम जैसे आप जैसे लोग भी उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर हम सक्षम हैं, अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकारों ने कुछ फ्री देना भी है तो वो कम से कम एक ऐसी चीज़ फ्री दें कि जिसको अगर कोई ले तो वो आगे बढ़कर सक्षम बन सके, वो आत्मनिर्भर बन सके, और वो इवन जो अपने आसपास के लोग हैं, जो अपना समाज है, वो उसकी भी मदद कर सके। और दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जब हम सरकारों से डिमांड करते हैं कि हमारे को फ्री की चीज़ें दी जाएं, तो सरकारें भी तो इंसान ही चला रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे लेकर फ्री आपको दे पाएंगे। अब या तो उनके पास कोई रिसोर्स हो, जैसे कि वेनेजुएला के पास तेल था तो उन्होंने उसको बेचकर उन्होंने पैसे कमाकर फिर अपनी जनता के अंदर घर बांट दिए, जॉब्स बांट दी, या तो वैसे हो किसी के पास, या फिर उनको कर्जा उठाने के बाद फिर वो आपको पैसे दें। लेकिन कर्जा भी तो उनको चुकाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए भी वो आपसे मांगेंगे, उसके लिए भी फिर हमारे को आगे आना पड़ेगा। और या फिर तीसरी ऑप्शन ये हो जाएगी कि उन्होंने एक वर्ग से पैसा लिया टैक्स के रूप में और दूसरे वर्ग में बांट दिया। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि हम ऐसी चीज़ें ना कर उसकी जगह हमारे को कोई ऐसी फ्री में चीज़ दी जाए, या हम ऐसी कोई फ्री में चीज़ लें कि जिससे हम आगे जाकर सक्षम बन सके। कि अगर कोई चीज़ वो बांटी जा रही है तो वो बढ़े। उनमें से जैसे एक चीज़ है एजुकेशन। अगर हमारे को एजुकेशन मिलेगी फ्री में तो हम आगे जाकर सक्षम बन पाएंगे, और इवन हम वो लोगों में भी बांट पाएंगे। और अगर हम लोगों में बांटेंगे तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। और इवन आप जानते ही होंगे कि जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। और दोस्तों अंत में मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे को एक ऐसी लीडरशिप को चुनना चाहिए कि जो हमारे को आगे जाकर सक्षम बनाए, और ना ही कि हमारे को एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो कि वेनेजुएला की तरह हमारे को पतन की ओर धकेल दे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, एंड मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हम अपने एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकें, हम अपने समाज को और भी बेहतर बना सकें। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।